हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग जेनेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और जो हिस्ट्री थी डीएनए के स्ट्रक्चर को लेके उसके बारे में देखेंगे, प्लस हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे डीएनए को लेके। और आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर चारगाफ रूल के बारे में भी बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल की स्टडी। अभी तक जो भी आपने लेक्चर किए हैं बेटा मेरे, उन लेक्चर में मैंने आपको डीएनए की केमिस्ट्री के बारे में बताया था कि डीएनए केमिकली किस तरीके से फॉर्म होता है। आज हम लोग बेटा जो स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी वगैरह में दिए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, आज हम लोग बेटा उनको दोबारा से रिपीट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने देखा कि जेनेटिक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके बारे में बात करनी है। जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है, लेकिन बेटा उसके बावजूद भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ही प्रीफरेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, आपका जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए और उसके पास सेल फॉर्मेशन और फंक्शन करने की इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए डीएनए के ऊपर। ये रेप्लिकेट अच्छी तरीके से होना चाहिए और ये रेप्लिकेशन के टाइम पे इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो आने चाहिए, ताकि क्या हो सके बेटा, इवोल्यूशन हो सके। और नेचर के अंदर इवोल्यूशन जो है वो काफी जरूरी होते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन से ही क्या आते हैं बेटा, चेंजेस आते हैं और न्यू स्पीसीज जो है वो डेवलप होती है। पर इवोल्यूशन इतना भी ज्यादा ना हो कि एकदम से पूरी की पूरी स्पीसीज ही चेंज हो जाए। धीरे धीरे इवोल्यूशन जो है वो नेचर के हिसाब से होना चाहिए। नेचर और आपके जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों मिलके स्पीसीज के अंदर अगर चेंज लेके आते हैं तब वो एक बेटर स्पीसीज में डेवलप होते हैं। ओके, सो इवोल्यूशन भी उसके अंदर जो है वो चेंज आने चाहिए, इवोल्यूशनरी चेंज जो है उसके अंदर आने चाहिए, मतलब ऐसा चेंज आना चाहिए डीएनए के अंदर जो इवोल्यूशन में हेल्प कर सके। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही चेंज ना आए, तो इसलिए थोड़ा बहुत क्या आना चाहिए बेटा, डीएनए के अंदर चेंज आना चाहिए। अब बात करते बेटा हिस्ट्री की। जो लास्ट चैप्टर है हमारा जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर बेटा एक हमने काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट या मैं कहूँ महान साइंटिस्ट के बारे में बात की थी, जिसका नाम है मेंडल। मेंडल जो है बेटा 1844 के अंदर अपना काम स्टार्ट करता है और 1856 में अपना वर्क कंप्लीट करता है। और वो ये कहता है कि कोई ऐसी चीज है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जा रही होती है, लेकिन वो चीज क्या है उसके बारे में बेटा ये बताता नहीं है। फिर बेटा 1900 में, पहले तो इसका वर्क भी पब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन 1900 में इसका वर्क जो है वो पब्लिश होता है और लोगों को पता चलता है। फिर 1908 में टीएच मॉर्गन कहते हैं कि क्रोमोसोम है जिसके ऊपर वो फैक्टर या वो जीन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चेंजेस या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो भी कैरेक्टर आते हैं, जैसे मेरे अंदर जो डीएनए वो मेरे पेरेंट्स के आए हैं, उसी तरीके से इसने बोला है कि टीएच मॉर्गन ये बोलता है कि क्रोमोसोम है जो कि ट्रांसफर होता है। उसके बाद फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि कुछ चीज है जिसके अंदर चेंज आने से फिनोटाइप में चेंज आता है। ओके, एवरी मैकार्टी और मैकलोड 1944 में ये प्रूव करते हैं कि डीएनए ही वो मटेरियल है जिसके थ्रू ये चेंजेस आते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, आने वाले लेक्चर में बेटा इनके एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट दिए। उसके बाद बेटा एरविन चारगाफ आते हैं। एरविन चारगाफ के बारे में हम लोग आज भी बात करेंगे। ओके, और ये बता के जाते हैं बेटा कि प्यूरिन और पायरिमिडीन का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। मैं कह सकता हूँ कि रेशियो जो है वो 1 होता है, या मैं ये बोल सकता हूँ कि प्यूरिन का नंबर पायरिमिडीन के बराबर होता है। ओके, 1947 में वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में हेलिकल स्ट्रक्चर को बेटा बताया था कि हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, लेकिन वो रिसर्च जो है बेटा किसके ऊपर डिपेंड थी, वो रिसर्च 2 और साइंटिस्टों ने पहले इसके ऊपर रिसर्च कर ली थी, लेकिन वो उस वर्क को पब्लिश नहीं कर पाए थे या डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए थे, लेकिन इन्होंने इसको फाइंड कर चुके थे। वो बेटा विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ठीक है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया था, लेकिन उसका कंप्लीट बायोडाटा जो दिया वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया, और इसीलिए बेटा इस हेलिकल स्ट्रक्चर को वाटसन एंड क्रिक के स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके अंदर बेटा जो रोजलिंड फ्रैंकलिन है उन्होंने फोटो बना के दिया था और इस फोटो को फोटो 51 के नाम से भी जाना जाता है। डीएनए जो टर्म है बेटा वो जेट्स रीथ ने दी थी। ठीक है, और वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में ये जो पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट किया था। इसके अंदर बेटा वाटसन एंड क्रिक को तो नोबेल प्राइज मिला था, साथ में विल्किन एंड फ्रैंकलिन को भी बेटा इन्हीं के साथ डीएनए की डिस्कवरी को लेके
जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया था। अब देखते हैं बेटा ये जो डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेटा कि जो डीएनए होता है बेटा वो एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है बेटा, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि भाई ये जो है एक स्ट्रैंड तो 5' to 3' होगा और दूसरा स्ट्रैंड 3' to 5' होगा। ओके, ये दोनों जो है वो एंटी पैरेलल चलते हैं, एक 3' to 5' तो एक 5' to 3'। और डीएनए के ऊपर बेटा कौन सा चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और डीएनए के अंदर बेटा नाइट्रोजन बेस होते हैं, प्यूरिन जो कि एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और ये बाइंड करते हैं बेटा पायरिमिडीन जो कि थाइमिन और साइटोसिन होते हैं डीएनए के अंदर, और यूरासिल होता है आरएनए के अंदर। ए टी के साथ बाइंड करता है डबल बॉन्ड के साथ और जी सी के साथ बाइंड करता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और मैंने ये भी बताया था कि नेगेटिव चार्ज आता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। और अगर मैं हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करूं बेटा तो इस हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक टर्न जो होती है बेटा इस तरीके से इसमें टर्न आती है, 360 डिग्री की टर्न आती है बेटा। और एक जो टर्न होती है उसकी जो लेंथ होती है बेटा वो 3.4 नैनोमीटर की होती है। कितनी होती है बेटा, 3.4 नैनोमीटर की होती है, जिसके अंदर 3.4 नैनोमीटर बेटा कई बार ये आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखी रहती है तो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। ओके, और इसके एक टर्न के अंदर बेटा 10 बेस पेयर आते हैं। इसकी एक टर्न में कितने बेस पेयर आते हैं बेटा, 10 बेस पेयर आते हैं। अगर 10 बेस पेयर की जो टर्न है उसकी लेंथ 3.4 नैनोमीटर है तो बेटा एक बेस पेयर के बीच में जो गैप होगा, इन दो बेस पेयर के बीच में जो गैप होगा वो होगा 0.34 नैनोमीटर। ओके, इसकी जो विड्थ होती है बेटा वो 2 नैनोमीटर की होती है, और ये आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखी रहे तो बेटा ये 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। ओके, ये बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है बेटा। ए और टी बाइंड करते हैं बेटा, जी और सी बाइंड करते हैं। इस बाइंडिंग की वजह से ही इसकी जो लेंथ है बेटा ये कांस्टेंट रहती है। हर जगह क्या रहती है बेटा, ये लेंथ कांस्टेंट रहती है। हर जगह जो है ये लेंथ कांस्टेंट रहती है, क्योंकि आप लोग समझते हो बेटा कि ए और जी जो है वो प्यूरिन है, और प्यूरिन के अंदर बेटा आपने जब लास्ट लेक्चर था उसके अंदर ये देखा था कि प्यूरिन में हमें डबल रिंग जो है वो देखने को मिल रही थी, ठीक है, और पायरिमिडीन की हमें सिर्फ सिंगल रिंग मिल रही थी। तो अगर ऐसा होता कि प्यूरिन के साथ बाइंड करता, अगर ऐसा होता बेटा कि ए जो है वो जी के साथ बाइंड करता तो ये दोनों जो है बेटा बल्की ग्रुप हो जाते, और टी अगर सी के साथ बाइंड करता तो ये दोनों छोटे ग्रुप हो जाते। तो बेटा डीएनए की लेंथ कहीं पे ज्यादा होती और विड्थ कहीं पे कम होती, कहीं पे ज्यादा होती फिर कहीं पे कम होती, कहीं पे ज्यादा होती कहीं पे कम होती। लेकिन बेटा अब क्या होता है, ए टी के साथ बाइंड करता है, जी सी के साथ बाइंड करता है। इसमें ए बल्की है, टी स्मॉल है, तो ये दोनों मिलके एक पर्टिकुलर लेंथ बना रहे हैं, जी और सी भी पर्टिकुलर एक लेंथ बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ए जी हो जाते तो दोनों बल्कि हो जाते और यहां से विड्थ ऐसे बढ़ जाती और टी सी वाली जगह पे विड्थ ऐसे कम हो जाती। तो बैलेंस हो गया, ए टी के साथ है और जी सी के साथ है, जिसकी वजह से डीएनए की लेंथ भी क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा डीएनए के स्ट्रक्चर को लेके, हेलिकल स्ट्रक्चर को लेके। इसके बाद बेटा डीएनए के अंदर दो ग्रूव होती है। ग्रूव का मतलब होता है बेटा कि जो टर्न होती है उस जगह पे जो शेप बनती है। ये जो टर्न है बेटा इस साइड ये है माइनर ग्रूव और ये है बेटा आपकी मेजर ग्रूव। ये जो खाली स्पेस है ना बेटा ये है आपकी मेजर ग्रूव, ठीक है। ये है मेजर ग्रूव, ये माइनर ग्रूव, ये मेजर ग्रूव, ये माइनर ग्रूव, ये माइनर ग्रूव, ये माइनर ग्रूव, ये मेजर ग्रूव। ओके, ग्रूव को बोलते बेटा खाली जगह, ठीक है। सो इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव हमें देखने को मिलती है। ओके, अब बात करते बेटा चारगाफ रूल की। चारगाफ रूल आप सब लोग जानते हो कि चारगाफ रूल क्या होता है, प्यूरिन पायरिमिडीन के बराबर होते हैं, मतलब A + G = C + T। और आप जानते हो बेटा कि A जब बाइंड होगा वो हमेशा किसके साथ बाइंड होगा, T के साथ। G जो बाइंड होगा वो हमेशा किसके साथ बाइंड होगा, C के साथ। तो जहां जहां A है वहां T भी तो होगा, जहां जहां G है वहां C भी तो होगा। तो क्यों ना बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि जो इनका सम होगा वो इनके सम के बराबर होगा, है ना भाई। जैसे मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पे G है, यहाँ पे C है, यहाँ पे T है, यहाँ पे A है, यहाँ पे G है, तो G के सामने C आएगा, A के सामने T आएगा, T के सामने A आएगा, C के सामने G आएगा, सॉरी, ठीक है, और G के सामने C आएगा और A के सामने T आएगा। सो इस तरीके से
अगर मैं ये कहूं कि कितने टी आए और कितने सी आए, उनका अगर मैं सम करूंगा बेटा तो उनका सम a प्लस जी के बराबर होगा। और अगर मान लो c प्लस टी को इस साइड ले आऊं तो बेटा ये हमारी क्या निकलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी, क्योंकि a t के बराबर है और c g के बराबर है। इनको कट करने पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। लेकिन अगर इसी रेशियो को इंटरचेंज कर दिया जाए, a प्लस टी और c प्लस जी कर दिया जाए, मतलब कि a बॉन्डिंग t के साथ और g बॉन्डिंग c के साथ, तो बेटा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बेटा, उनके अंदर C और G के बीच की बॉन्डिंग ज्यादा होती है, मतलब C G का रेशियो ज्यादा होता है। और C अगर G का रेशियो ज्यादा है तो बेटा डिनोमिनेटर में कोई ज्यादा है तो क्या होगा बेटा, उसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ओके, और यूकैरियोट्स में बेटा a प्लस टी का रेशियो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर आप इसको डिवाइड करोगे c प्लस जी से तो बेटा वैल्यू 1 से ज्यादा जाएगी। इसलिए यूकैरियोट में a प्लस टी अपॉन सी प्लस जी की वैल्यू 1 से ज्यादा है और प्रोकैरियोट में ये वैल्यू कम है। दोबारा से सुन लो बेटा, चारगाफ ने a प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी, मैं ये कह सकता हूं प्यूरिन पायरिमिडीन के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि a बाइंड करेगा t के साथ, g बाइंड करेगा c के साथ। ये इस तरफ आएंगे, जब आप कट करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, मतलब 1 आएगा, क्योंकि a t बराबर होते हैं, c और g बराबर होते हैं, जितने g होंगे उतने ही c होंगे, क्योंकि भाई जब g को बॉन्ड ही c के साथ बनाना है तो हमेशा उतने ही बॉन्ड जो है वो बना पाएंगे। आप इसको इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो अक्षय कुमार को मूवी करनी है कैटरीना कैफ के साथ, और अक्षय कुमार हमेशा कैटरीना कैफ के साथ ही मूवी करेगा, ठीक है, और कैटरीना कैफ हमेशा अक्षय कुमार के साथ मूवी करेगी। तो ये आप बात समझो कि जितनी अक्षय कुमार की मूवी होगी उतनी ही कैटरीना कैफ की मूवी होगी। तो जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे, जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे। ओके, इनकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। लेकिन अगर मान लो मैं टी को ऊपर की तरफ ले जाऊं, ए प्लस टी और सी प्लस जी, तो बेटा ये देखने को मिलता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर C प्लस जी की वैल्यू ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका जो रेशियो होता है A प्लस टी अपॉन सी प्लस जी का, वो अगर नीचे वैल्यू ज्यादा है तो उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। तो ये रेशियो प्रोकैरियोट्स के अंदर 1 से कम होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में A प्लस टी की वैल्यू ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यूकैरियोट के अंदर ये वैल्यू ज्यादा होती है। उसके बाद बेटा बात करते हैं डीएनए राइट हैंडेड होते हैं और लेफ्ट हैंडेड होते हैं। डीएनए बेटा राइट हैंडेड होते हैं और लेफ्ट हैंडेड होते हैं। अगर आपका 5' एंड इस तरीके से जा रहा है राइट साइड में तो बेटा ये राइट हैंडेड है, और अगर आपका इस तरीके से जा रहा होता तो बेटा वो लेफ्ट हैंडेड होता। राइट हैंडेड हमारे पास बेटा बी डीएनए और ए डीएनए होता है, और लेफ्ट हैंडेड हमारे पास बेटा जेड डीएनए होता है। ओके, यहाँ पे बेटा जो नॉर्मल डीएनए है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है बेटा ये बी डीएनए है, ठीक है ना, ये बी डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक है। ए डीएनए के अंदर बेटा यहाँ पे 11 बेस पेयर होते हैं, इस एक टर्न में 11 बेस पेयर होते हैं, लेकिन बी डीएनए में यहीं पे ही 10 बेस पेयर थे। ओके, ए डीएनए के अंदर ये लेंथ 2.8 नैनोमीटर की होती है और हमारे यहाँ पे 3.4 नैनोमीटर की है। ओके, वहीं बात करते बेटा लेफ्ट हैंडेड की, तो जेड डीएनए होता है, और जेड डीएनए के अंदर बेटा एक उसके अंदर हमारे पास 12 बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल में 10 बेस पेयर है, लेकिन जेड डीएनए में जो है वो 12 बेस पेयर है। ओके, सो ये हमारे यहाँ पे बेटा डीएनए के, चाहे वो केमिकल स्ट्रक्चर लगा लो लास्ट लेक्चर का, और आज हमने बेटा हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी बात की है। आप देखो हमने पूरे डीएनए को जो है वो 3 लेक्चर में कंप्लीट किया है। तो डीएनए जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके नीट एग्जाम में और सीबीएसई बोर्ड के अंदर। लेकिन हाँ, इन 3 लेक्चर के अंदर हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन सुटेबल थी वो इंफॉर्मेशन बेटा हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आपके बोर्ड के ऊपर वो इंफॉर्मेशन आपको पूरी जो है वो बोर्ड के ऊपर मिल जाएगी।